अस्सलाम वालेकुम बच्चों, उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक ठाक खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम डिस्कस कर रहे हैं विंटर 2021 का क्वेश्चन नंबर 2। तो इसकी डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। और सवाल जो है वो आपका नेट प्रेजेंट वैल्यू का है और एक अच्छा सवाल है। इसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स टेस्ट हो रहे हैं। तो किसी भी क्वालिफ़िकेशन के लिए अगर आप नेट प्रेजेंट वैल्यू के चैप्टर की जो है वो प्रैक्टिस कर रहे हैं तो एक बहुत ही क्वालिटी सवाल है। सवाल कहता है, कूलर लिमिटेड कूलर इज़ करेंटली अ मैन्युफैक्चरर ऑफ इंडस्ट्रियल रेफ्रिजरेशन यूनिट्स for the chemical, medical and hospitality industries and has gained a long-standing reputation for reliability and longevity. In the face of growing international competition, consumer demand and a strategic drive to utilize spare production capacity, Coolers directors are considering entering the household refrigeration market. यानी कि एक कंपनी है और वो कंपनी जो है मुख्तलिफ़ तरह के इंडस्ट्रियल रेफ्रिजरेशन यूनिट्स बनाती है और अब वो हाउस होल्ड रेफ्रिजरेशन यूनिट्स बनाने की तरफ जा रही है। The initial phase was to design a smaller version of its most popular industrial unit in response to demand from households in Pakistan, which is now ready for production. Cooler has spent rupees 50 million to design the new product, Chillmax 50 for the domestic market. कंपनी ने क्या किया कि कंपनी ने जो वो इंडस्ट्रियल यूनिट बनाती थी ना, उसका एक छोटा वर्जन बनाया और उस पर उनको 50 मिलियन का खर्चा हुआ उसका प्रोटोटाइप और सैंपल वगैरह बनाने में, डिज़ाइन बनाने में। और अब ये प्रोडक्ट जिसका नाम चिलमैक्स 50 रखा है वो बिकने के लिए तैयार है। Coolers directors would like to understand the potential value of launching the Chillmax 50 over a 5 years term. अब डायरेक्टर्स को ये पता करना है कि अगर हम इसको 5 ईयर्स की टर्म पर लॉन्च करते हैं तो हमें क्या फ़ायदा होगा। प्रोडक्शन ऑफ द चिलमैक्स 50 कैन कमेंस ऑन 1 जनवरी 2022। प्रोडक्शन 1 जनवरी 2022 को शुरू हो सकती है विद द फर्स्ट ईयर ऑफ सेल्स इन द ईयर एंडिंग 31 दिसंबर 2022। और पहले साल जो सेल्स होगी वो वाला साल होगा जो 31 दिसंबर 2022 को ख़त्म हो रहा होगा। द मार्केटिंग डायरेक्टर हैज सजेस्टेड द यूनिट सेलिंग प्राइस ऑफ 550,000 रुपीज़, इतने का एक यूनिट बिकेगा, एंड इज़ ऑप्टिमिस्टिक दैट देयर विल बी हाई डिमांड फॉर द चिलमैक्स 50 इन पाकिस्तान हाउस होल्ड्स, ऑल्दो देयर इज़ सम अनसर्टेनिटी। Therefore, the marketing director has estimated the following sales volume for the Chillmax 50 over a 5-year period as follows. अच्छा देखिए, मार्केटिंग डायरेक्टर है बड़ा ऑप्टिमिस्टिक, बोलता है कि एक रेफ्रिजरेशन का ये जो यूनिट है वो 5.5 लाख का बिकेगा, लेकिन साथ में डिमांड जो है ना वो सर्टेन नहीं है बल्कि अनसर्टेन है। और हमें जो है ना वो डिमांड के सेल्स जो वॉल्यूम होगा उसकी कुछ वर्किंग करनी होगी इन्वॉल्विंग प्रोबेबिलिटी। तो ये इतना ख़तरनाक काम नहीं होता, आप एक बार अगर सीख लेंगे तो इंशाल्लाह आप आराम से कर सकेंगे। देखिए होगा क्या, फर्स्ट ईयर ऑफ सेल्स 2022, मैं इसका डायग्राम साथ में ही बना देता हूँ रादर देन कि मैं क्वेश्चन को आगे लेकर जाऊँ। मैंने आपको पहले ही बता दिया एनपीवी का सवाल है। देखिए कहता ये है कि इन 2022 सेल्स विल बी 2000 यूनिट्स, 60% प्रोबेबिलिटी, और 2500 यूनिट्स 40% प्रोबेबिलिटी। इसका मतलब ये हो गया कि भाई सेल्स जो है वो पहले साल ऐसा हो सकता है कि पहले साल की जो सेल्स हो ना वो 2000 यूनिट्स हो और इसकी 60% प्रोबेबिलिटी है, और ऐसा भी हो सकता है कि पहले साल की सेल्स जो है ना वो 2500 यूनिट्स हो और इसकी 40% प्रोबेबिलिटी है। अब जब हम एक सेल्स का एस्टिमेट निकालते हैं और प्रोबेबिलिटीज़ इन्वॉल्व होती हैं ना, तो जो फर्स्ट ईयर की सेल्स का हम बेस्ट पॉसिबल एस्टिमेट निकालेंगे या एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालेंगे, तो उस एक्सपेक्टेड वैल्यू का एक आप फॉर्मूला याद रखिएगा। एक्सपेक्टेड वैल्यू इज इक्वल्स टू समेशन ऑफ x इंटू पी, वेयर x इज़ द वेरिएबल वी आर स्टडिंग और p इज़ द प्रोबेबिलिटी। तो जनाब x यहाँ पर पहला वाला 2000 है, यानी कि 2000 यूनिट्स बिकेंगे, इसकी 60% प्रोबेबिलिटी है, और 2500 यूनिट्स बिकेंगे, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, इसकी प्रोबेबिलिटी जो है ना वो 40% है। तो इन दोनों प्रोबेबिलिटीज़ को अकाउंट फॉर कर एक नंबर हमारे पास आ जाएगा 2000 इंटू 60% प्लस 2500 इंटू 40%, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि भाई ऑन एन एवरेज 2200 यूनिट्स बिकेंगे।
इसको समझने के लिए आप यूँ भी कह सकते हैं कि देखिए किसी चीज़ की अगर 60% और किसी चीज़ की अगर 40% प्रोबेबिलिटी है तो उसका मतलब ये हो गया ना कि अगर ये काम 100 बार होगा तो 60 बार 2000 यूनिट्स बिकेंगे, और ये काम अगर 100 बार होगा यानी कि 100 बार अगर सेल्स होती तो 40 बार 2500 यूनिट्स बिकते। तो एवरेज ढूंढने के लिए 2000 इंटू 60, क्योंकि 60 टाइम्स 2000 चीज़ें बिकेंगी, प्लस 2500 इंटू 40, क्योंकि 100 में से 40 बार 2500 चीज़ें बिकेंगी। आप इन दोनों को ऐड कर दें, 2000 इंटू 60 प्लस 2500 इंटू 40, तो 220,000 आता है। ये 100 बार की सेल्स है, इसको 100 से डिवाइड कर दें तो एवरेज 2200 बनता है। अदरवाइज़ आप ये वाली एक्सपेक्टेड वैल्यू का तरीका यूज़ कर सकते हैं जिसमें हमें पता चल रहा है कि ऑन एन एवरेज जो है वो एक साल में, पहले साल में 2200 यूनिट्स बिकेंगे। आगे थोड़ी सी चीज़ें कॉम्प्लेक्स है। अब बोलते हैं सेकेंड ईयर ऑफ सेल्स, अगले साल क्या होगा। इफ़ 2022 सेल्स आर 2000 यूनिट्स, अगर पहले साल 2000 चीज़ें बिकी जिसकी 60% प्रोबेबिलिटी थी, आप ऊपर से देख सकते हैं, देन इन 2023 सेल्स आर एस्टिमेटेड टू बी 2250 यूनिट्स, 70% प्रोबेबिलिटी, और 2500 यूनिट्स 30% प्रोबेबिलिटी। देखिए अब कुछ हो ऐसा रहा है कि अब आप सेकेंड ईयर की बात कर रहे हैं, पहले साल की सेल्स जो है ना वो 60% चांसेस थे कि 2000 यूनिट्स थे, और 40% चांसेस हैं कि 2500 यूनिट्स। सेकेंड ईयर की अगर हम बात करते हैं तो सेकेंड ईयर अगर पहले साल की सेल्स 2000 यूनिट्स थी जिसकी प्रोबेबिलिटी 60% है, उसके बाद सेकेंड ईयर की सेल्स जो है वो 2250 यूनिट्स हो, इसकी 70% प्रोबेबिलिटी है, और अगले साल की सेल्स जो है वो 2500 यूनिट्स हो, इसकी 30% प्रोबेबिलिटी है। तो अब आपने इस चीज़ को भी केटर करना है कि ये 70% प्रोबेबिलिटी 2250 यूनिट्स की या 30% प्रोबेबिलिटी 2500 यूनिट्स की तब होगी जब पहले साल 2000 यूनिट्स बिके जिसकी 60% प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, इसी तरह से बोलते हैं इफ़ 2022 सेल्स आर 2500 यूनिट्स, अगर 2022 की सेल्स है वो 2500 यूनिट्स हुई जिसकी 40% प्रोबेबिलिटी है, तो उसके बाद अगले साल यानी कि 2023 वाले साल में 2750 यूनिट्स बिकें, इसकी 65% प्रोबेबिलिटी, और 3000 यूनिट्स बिकें, इसकी 35% प्रोबेबिलिटी होगी। तो आप बात को समझ रहे हैं कि अगेन अब ये वाली प्रोबेबिलिटीज़ जो यहाँ पर दी हुई है ना, ये तब अप्लाई होंगी जब पहले साल की प्रोबेबिलिटी 40% है। तो सर इस प्रॉब्लम को कैसे केटर करते हैं? देखें, हम इस प्रॉब्लम को ऐसे केटर करते हैं कि 60% चांसेस हैं कि सेल्स जो है वो पहले साल की 2000 यूनिट्स होगी, उसके बाद 70% इस बात के चांसेस बनते हैं कि अगले साल सेल्स जो है वो 2250 होगी। तो इसको ज़रा मल्टीप्लाई करें, 60% यानी कि 0.6 इंटू 0.7, तो ये बनता है 0.42। ठीक है, 0.42। अच्छा, 0.42 किस बात के चांसेस हैं कि 2250 की सेल्स हो, पहले साल 2000 यूनिट्स और दूसरे साल 2250। इसी तरह से 60% इंटू 30%, पहले साल 60% चांसेस हैं 2000 यूनिट्स के, और फिर अगले साल 2500 यूनिट्स के चांसेस 30% है, तो ये 0.18। इसी तरह से पहले साल के जो यूनिट्स हो वो 2500 यूनिट्स हो जिसके 40% चांसेस है, और फिर अगले साल 2750 यूनिट्स हो उसके 65% चांसेस हैं, तो 0.4 इंटू 0.65 यह आ गया 0.26, और फिर इसी तरह से 40% इंटू 35%, 40% इंटू 35%, तो 0.4 इंटू 0.35 ये बन जाता है 0.14। अब आप देखें, आपने अगले साल की प्रोबेबिलिटीज़ को ब्रेक कर दिया, अगर आप इसको टोटल करेंगे ना 1 बनेगा, 0.42 प्लस 0.18 प्लस 0.26 प्लस 0.14, यानी कि सेकेंड ईयर 2250 यूनिट्स बिकें, इसके टोटल 42% चांसेस हैं, 2500 यूनिट्स बिकें इसके 0.18% चांसेस हैं, 2750 यूनिट्स बिकें इसके 0.26% चांसेस हैं, और 3000 यूनिट्स बिकें इसके 14% चांसेस हैं। तो सेकेंड ईयर कितने यूनिट्स बिकेंगे ऑन एन एवरेज, सेकेंड ईयर ऑन एन एवरेज कितने यूनिट्स बिकेंगे, वो अगर हमें या एक्सपेक्टेड वैल्यू ढूंढनी हो तो 42%, या पहले वैल्यू लिख देते हैं ताकि पिछला वाला ही फॉर्मेट चल रहा हो, 2250 के चांसेस हैं 42%, उसके बाद फिर 2500 के चांसेस हैं 18%, उसके बाद फिर 2750 के चांसेस हैं 26%, और उसके बाद 3000 के चांसेस हैं 14%। तो अगर अब हम इन सबको ऐड कर देते हैं, 2250 इंटू 0.42, 2500 इंटू 0.18,
2750 इंटू 0.26 और 3000 इंटू 0.14, तो ये बन जाता है 2530। 2530 का एक एवरेज बन जाता है, एक्सपेक्टेड वैल्यू बन जाती है सेकेंड ईयर के सेल्स की। फिर लिखा हुआ है सब्सिक्वेंट ईयर सेल्स, उससे अगले साल क्या होगा? यूनिट सेल्स विल ग्रो बाय 10% इन 2024 बेस्ड ऑन एक्सपेक्टेड सेल्स, एक्सपेक्टेड 2023 सेल्स। तो आगे तो आसान है कि ये 25-30 जो है ना ये 10% से बढ़ता जाएगा, एंड बाय फर्दर 5% इन बोथ 2025 एंड 2026 बेस्ड ऑन दी प्रीवियस ईयर सेल्स। आगे बढ़ने से पहले इस वर्किंग को अच्छे से कॉपी कर लीजिएगा। ये मैंने पहली वर्किंग जो है ना साथ साथ ही कर दी ताकि हमारा टाइम भी सेव हो जब हम क्वेश्चन सॉल्व करें, और कोशिश ये कीजिएगा कि क्वेश्चन की पीडीएफ और आंसर की पीडीएफ आपने सेपरेट फाइल पे ओपन करी हुई है। आगे लिखा हुआ है प्रोडक्शन ऑफ द चिलमैक्स 50 cooler has many production sites. Production facility 4 currently manufactures the smallest of its industrial refrigeration units. The IND 100 जो है ना वो प्रोडक्शन फैसिलिटी नंबर 4 पर बनता है एंड इज़ द मोस्ट अप टू डेट मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी, और ये सबसे ज़्यादा अप टू डेट मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है with computerized robotic machinery which can be quickly programmed to manufacture the different products. तो जनाब कंपनी जो है ना वो बहुत सारी जगह की प्रोडक्शन साइट्स हैं। प्रोडक्शन फैसिलिटी F4 एक ऐसी फैसिलिटी है जहाँ पर IND 100 बन रहा है। IND 100 इंडस्ट्रियल रेफ्रिजरेशन यूनिट है, IND 100 इंडस्ट्रियल रेफ्रिजरेशन यूनिट है जहाँ पर अप टू मार्क जो है वो सारी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ मौजूद हैं। आगे लिखते हैं कूलर्स ऑपरेशन मैनेजर एस्टिमेट दैट प्रोडक्शन फैसिलिटी 4 करंटली हैज़ स्पेयर प्रोडक्शन कैपेसिटी टू मैन्युफैक्चर एन एडिशनल 1000 IND 100 यूनिट्स पर एनम बियॉन्ड करंट IND प्रोडक्शन लेवल्स। यानी कि मेरे पास जो ये प्रोडक्शन फैसिलिटी अवेलेबल है उसमें IND के मजीद 1000 यूनिट्स बन सकते हैं, मैन्युफैक्चर हो सकते हैं अगर मैं चाहूँ तो। द डायरेक्टर्स हैव डिसाइडेड दैट इन केस ऑफ शॉर्टफॉल इन कैपेसिटी प्रोडक्शन ऑफ चिलमैक्स 50 शुड बी गिवन प्रायोरिटी ओवर IND 100। देखिए ये बड़ी एक क्रिटिकल इंपॉर्टेंट बात है। डायरेक्टर्स ये कहते हैं कि अगर कभी भी ऐसा होगा कि मशीन्स फुल कैपेसिटी पर काम कर रही होंगी और शॉर्टफॉल होगी कैपेसिटी में, तो हम चिलमैक्स 50 को प्रोड्यूस करने पर की प्रायोरिटी देंगे और हम IND 100 प्रोड्यूस नहीं करेंगे। कभी भी ऐसा हुआ कि IND 100 और चिलमैक्स 50 में से ये डिसाइड करना पड़ा कि किसको प्रोड्यूस करें, तो हम चिलमैक्स 50 को प्रोड्यूस करेंगे। अब यहाँ पर आपके डिसीजन मेकिंग के कॉन्सेप्ट भी इसमें टेस्ट होते हैं जो कि आपको आनी चाहिए अगर आप रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स हैं, और अगर आपके पास डिसीजन मेकिंग के कॉन्सेप्ट नहीं हैं तो आप पोर्टल पे मांग भी सकते हैं, मुझसे व्हाट्सएप ग्रुप पर मांग भी सकते हैं। बात सारी ये है कि जब मैं चिलमैक्स 50 को प्रायोरिटी दूंगा तो IND 100 नहीं प्रोड्यूस अगर करूंगा, अगर ऐसा होगा कि IND 100 की प्रोडक्शन स्टॉप हो रही है तो इस पर जो कमा सकता था वो नहीं कमा पाऊंगा, ये वाला फैक्टर भी हमें अकाउंट फॉर करना होगा। आगे लिखता है द करेंट सेलिंग प्राइस एंड कॉस्ट रिक्वायर्ड टू मैन्युफैक्चर 1 IND 100 आर एज फॉलोज। सेलिंग प्राइस 900 रुपये, मटीरियल 375, स्किल्ड लेबर 8 आवर्स पर IND 100 यूनिट 160 रुपीज़, वेरिएबल कॉस्ट इंक्लूडिंग मशीन टाइम एंड प्रोडक्शन एंड प्रोडक्ट पैकिंग 120। तो हम ये भी देख लेते हैं कि IND 100 जो है ना उसका एक यूनिट 900 माइनस 375 माइनस 160 माइनस 120 यानी कि 245 की कंट्रीब्यूशन जनरेट कर देता है। अगर मैं चिलमैक्स 250 बनाऊँ, अगर मैं चिलमैक्स 50 बनाऊंगा तो ये जो 245 की कंट्रीब्यूशन एक यूनिट से आ रही है ये मुझे नहीं मिलेगी, ये याद रखिएगा। आगे लिखता है द एक्सपेक्टेड प्रोडक्शन कॉस्ट रिक्वायर्ड टू मैन्युफैक्चर 1 चिलमैक्स 50 यूनिट्स आर एज फॉलोज। मटीरियल 180 का लगेगा, स्किल्ड लेबर के 5 घंटे लगेंगे एक यूनिट पर जो कि जिसके 100 रुपये होंगे। वेरिएबल कॉस्ट इंक्लूडिंग मशीन टाइम एंड पैकिंग प्रोडक्ट पैकिंग 100 रुपये लगेंगे, तो 180 100 और 100 ये टोटल हो जाते हैं आपके 380 रुपये का खर्चा। ठीक है जी, और आगे चलते हैं, बड़ा अच्छा और लंबा सवाल है। अच्छा जी, इन एडिशन टू अब प्रोडक्शन ऑफ द चिलमैक्स 50 विल रिक्वायर सम न्यू स्पेशलाइज्ड मशीनरी टू मैन्युफैक्चर न्यू रेफ्रिजरेशन टेक्नोलॉजी। प्रोडक्शन ऑफ द चिलमैक्स 50 विल रिक्वायर कूलर टू इन्वेस्ट ₹250 million इन न्यू मशीनरी एंड इक्विपमेंट ऑन 31 December 2021। मुझे 250 मिलियन रुपीज़ का एक कैपिटल एक्सपेंडिचर इनकर करना पड़ेगा और जाहिर है ये एक कैश का आउटफ्लो होगा। Based on past experience, the directors are assuming that this machinery and equipment will have a disposal value of 24 million। ये चीज़ 24 मिलियन में डिस्पोज हो जाएगी। कब? जब प्रोजेक्ट ख़त्म होगा ऑन 31 December 2026, तो ये स्क्रैप वैल्यू हो गई। दिस मशीनरी एंड इक्विपमेंट विल नॉट इंक्रीज ओवरऑल कैपेसिटी एट प्रोडक्शन फैसिलिटी 4। इस मशीन से किसी किस्म की कोई भी प्रोडक्शन कैपेसिटी इंक्रीज नहीं होगी। The directors of Cooler are assuming the new machinery and equipment will attract initial capital allowance of 25% in the first year and a further 10%
per annum on a reducing balance basis commencing in the year of acquisition. The company can be assumed to be in a position to claim all tax allowances in full as soon as they become available and to pay corporate tax at a rate of 29% per annum over the life of the project. The tax is payable at the end of the year to which it relates. इसके हवाले से हमें टैक्स की कुछ वर्किंग करनी पड़ेगी, ठीक है ना। जब हमारे पास कैपिटल अलाउंस होता है तो हमारे पास जो टैक्स डेप्रिसिएशन है वो कैलकुलेट होती है, उससे हमारा टैक्स का जो एक्सपेंस है वो रिड्यूस हो जाता है। तो उसके हवाले से कुछ यहाँ पर सारी की सारी ये जो बातें हो रही हैं ना वो हो रही हैं। तो मेरे ख्याल में हम साथ साथ एक काम करते हैं ना कि इसके हवाले से जो वर्किंग होनी चाहिए ना वो कर भी देते हैं। देखिए कुछ वर्किंग इस तरह से होगी, मैं यहाँ पर इससे रेलेवेंट वर्किंग करता हूँ। ईयर नंबर वन पर हमने 250 मिलियन की ये चीज़ खरीद ली, ठीक है ना। अच्छा 25% जो है ना वो इनिशियल अलाउंस है, यानी कि पहले साल ही टैक्स वाला बोल रहा है कि 250 का 25% यानी कि 62.5 जो है ना वो अपने पास एज अ टैक्स डेप्रिसिएशन तुम जो है वो पहले साल ही चार्ज कर दो। फर्दर बच कितना गया? बच गया 250 माइनस 62.5 यानी कि 187.5 बच गया। उसके बाद वो बोलता है कि 10% के हिसाब से रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड यूज़ करते हुए मज़ीद आप जो है वो टैक्स की डेप्रिसिएशन चार्ज करते रहना। तो 187.5 का 10% 18.75, ठीक है जी। तो हमारे पास पहले साल के आखिर में 187.5 माइनस 18.75 हमारे पास 168.75 की नेटबुक वैल्यू बच गई। 168.75 की नेटबुक वैल्यू बच गई। अच्छा जी, इस नेटबुक वैल्यू पर दोबारा से 10% चार्ज किया तो 16.875 आ गया। 16.875 वापस से माइनस करेंगे तो 168.75 माइनस 16.875 ये बन जाएगा आपका 151.875। इस पर फिर हमने 10% चार्ज किया तो 15.1875 बनता है। 15.1875 माइनस करते हैं तो अल्लाह भला करे ये बच जाता है 136.6875। अच्छा ये आपके पास जो है ना वो मैं मार्क कर दूं, ये इनिशियल अलाउंस है, ये टैक्स डेप्रिसिएशन है ईयर नंबर 1 पर, ये टैक्स डेप्रिसिएशन है ईयर नंबर 2 की, ये टैक्स डेप्रिसिएशन है ईयर नंबर 3 की। तो अब वापस से 13.66875 ये टैक्स डेप्रिसिएशन हो गई ईयर नंबर 4 की, ठीक है ना। इसको 136 माइनस कर देते हैं 13.66875 को, तो 123.01875। इस पर फिर 10% यानी कि 12.301875, ठीक है। ये टैक्स डेप्रिसिएशन है ईयर नंबर 5 की। इसको माइनस करते हैं तो 12.301875 जब माइनस किया तो 110.71685 ये हमारे पास वैल्यू जो है वो बच गई एट द एंड, ठीक है जी। एट द एंड मेरे ख्याल में गालिबन ये वैल्यू बच गई है। और अगर ये वैल्यू बच गई है ना तो अब क्या होगा, अब हमने ये देखना है कि भाई हमने यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो डिस्पोजल वैल्यू होगी ना वो 24 मिलियन होगी, यानी कि ये चीज़ जो है ना वो 24 मिलियन की बिकेगी। तो अगर जनाब ये चीज़ 24 मिलियन की बिकेगी तो एक लॉस भी हो रहा होगा, इसमें से 24 अगर माइनस कर देते हैं तो 86.71 का 86.716875 का लॉस ऑन डिस्पोजल भी होगा, लॉस ऑन डिस्पोजल भी होगा। तो सर इसके हिसाब से ईयर नंबर 1 पर जो है ना वो टैक्स वाला हमें जो है वो कितना टैक्स एक्सपेंस अलाउ करेगा जिस पे हमें टैक्स कम पे करना पड़े? जनाब ये 62.5 भी होगा, ये 18.75 भी होगा। 62.5 प्लस 18.75 ये टोटल बनता है 81.25, ठीक है जी। 81.25 एज अ टैक्स अलाउेबल एक्सपेंस आपकी बैलेंस आपके वर्किंग में आ रहा होगा। अच्छा अब देखिए इसके दो तरीके होते हैं, जितना आपका ये टैक्स अलाउेबल अमाउंट बन रहा है ना या पूरा एनपीवी की वर्किंग में माइनस कर दें, फिर आप टैक्स चार्ज करें और फिर इसको ऐड बैक कर दें, ठीक है ना। मैं एक सेपरेट वीडियो में इस चीज़ को डिस्कस कर लूँगा, बच्चों को इसमें कन्फ्यूजन होती है। मैं वापस से अपनी बात रिपीट करता हूँ। एक तरीका ये होता है कि ये जो 81.25 बन रहा है आप अपनी मेन वर्किंग में 81.25 पूरा का पूरा कर दें माइनस, उसके बाद आप टैक्स लगाएं और फिर ये 81.25 को एज अ नॉन कैश एक्सपेंस जो है वो ऐड बैक कर दें,
दूसरा तरीका ये होता है कि आप इसको माइनस भी नहीं करें और इसको ऐड बैक भी नहीं करें, बल्कि इस पर जितना बेनिफिट मिल रहा है ना, इसकी वजह से जितना टैक्स रिड्यूस होना है, सिर्फ उसको एज अ इनफ्लो शो करना है। एक सेपरेट वीडियो में मैं दोनों तरीके शो कर दूंगा। फ़िलहाल मैं इसी का 29% लेता हूँ और मैं नेट बेनिफिट वाली अप्रोच पर चलूँगा, तो इसका 0.29 लेते हैं, 23.6 तकरीबन राउंड ऑफ कर देते हैं। देखिए होगा ये कि ये आपका एक अलावेबल एक्सपेंस होगा। अलावेबल एक्सपेंस से आपके प्रॉफिट्स कम होंगे, प्रॉफिट्स कम होंगे तो टैक्स जो है वो 29% के हिसाब से कम लगेगा। ठीक है ना। अब ये एनपीवी वगैरह का पहली तो वीडियो होगी नहीं, आई होप, जिसमें आप ये सारे कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं, तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि दो तरीके होते हैं। अच्छा जी, दूसरे साल क्या होगा? दूसरे साल भाई हमारे पास ये जो 16.875 है, इसका 29% जो है वो टैक्स बेनिफिट होगा। तो 16.875 इंटू 0.29, दूसरे साल का बेनिफिट 4.9 तकरीबन बन रहा होगा। ठीक है जी, दूसरे साल का जो बेनिफिट है ना, मैं सिर्फ बेनिफिट्स की कैलकुलेशन कर रहा हूँ, वो 4.9 बन रहा होगा। तीसरे साल 15.1875 इंटू 0.29 यानी कि 4.4 बन रहा होगा। तीसरे साल जो है वो इसी का 29% दिया तो 4.4 बन रहा है। अच्छा, फिर 13.66875 का 29% दिया तो ये 3.96 बन रहा है। ठीक है ना। और उसके बाद फिर 12.30। अच्छा, आखिरी साल हम क्या करते हैं, एक काम करते हैं, एक कंबाइंड वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। कैसी कंबाइंड वैल्यू? देखें, ये भी और ये भी, ये जो दो अमाउंट है, देखिए ये आपका लॉस ऑन डिस्पोजल होगा। लॉस ऑन डिस्पोजल भी अलावेबल एक्सपेंस है, और ये 12.301873 ये भी आ रहा है। तो 12.301875 प्लस 86.716875 दोनों को ऐड किया और इसका 29% दिया तो 28.71 बनता है। मैंने इन दोनों को ऐड किया और इन दोनों को ऐड कर इसका 29% ले लिया तो 28.715 बनता है। ठीक है जी। तो ये जो टैक्स से रेलेवेंट वर्किंग थी वो भी मैंने कर ली। दो अप्रोचेज़ हैं, मैं वापस से रिपीट करता हूँ, सेपरेट लेक्चर्स में मैं बता भी दूंगा। जितने रजिस्टर्ड स्टूडेंट हो आप लोग मुझसे पूछ भी लेना कि सर क्या टैक्स डेप्रिसिएशन को पूरा का पूरा मेन वर्किंग में माइनस कर दें, फिर हम टैक्स कैलकुलेट कर लें और फिर इसको एज अ नॉन कैश एक्सपेंस वापस से ऐड कर दें। हाँ, ये भी सही है। दूसरा सर टैक्स डेप्रिसिएशन जो है उसी का जितना भी बेनिफिट बनना है 29% के रेट के हिसाब से वो एज अ इनफ्लो शो कर दें, वो सही है, वो भी सही है। दोनों से आंसर सेम आएगा? हाँ, सेम आएगा। ठीक है, लेकिन वो सेपरेट वीडियो में डिस्कस करेंगे, क्योंकि इस वीडियो में मेरी अजम्पशन है कि आप लोगों को सारी बेसिक अंडरस्टैंडिंग है। अगर नहीं है तो बिल्कुल आप रजिस्टर्ड स्टूडेंट हो, मुझसे ये पूछ लेना कि सर ये वाली वीडियो शेयर कर दें जिसमें आपने दोनों तरीकों को कंपेयर किया हुआ है। आगे बढ़ते हैं। आपके पास आगे है द प्रोडक्शन मैनेजर फोरकास्ट दैट ₹25 million ऑफ एडिशनल फिक्स कॉस्ट ऑफ मेंटेनेंस एंड प्रोडक्ट क्वालिटी कंट्रोल विल बी इनकर्ड इन द फर्स्ट ईयर ऑफ प्रोडक्शन ऑफ द चिलमैक्स 50 एंड विल कंटिन्यू टू बी इनकर्ड फॉर ईच ईयर ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, ये एडिशनल एक्सपेंस हो गया। An additional production manager would need to be recruited to manage the manufacture of the new product. The new Chilmex 50 production manager will be paid a salary of ₹2.5 million per annum in the first year of production, increasing by annual inflation each year thereafter. ये एक और outflow हो गया। Working capital to support the production of the Chilmex 50 will be required at a rate of 15% on net revenue of Chilmex 50. That is revenue from Chilmex 50 less revenue foregone to of IND 100। देखिए, वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी और वो बराबर होगी 15% के। किसके 15% के? नेट रेवेन्यू के। नेट रेवेन्यू किस चीज़ को कहता है? ये यहाँ पर डेफिनेशन देता है, जो रेवेन्यू चिलमैक्स 50 से आया माइनस जो रेवेन्यू IND 100 ना बेचने की वजह से लूज़ हुआ। सर उसको क्यों नहीं बेचेंगे? इसलिए क्योंकि सवाल अभी जब हम सॉल्व करेंगे ना तो हम 100% कैपेसिटी पर काम कर रहे होंगे और उसकी वजह से IND 100 जो है उसकी प्रोडक्शन सेक्रीफाइस होगी। ठीक है, ये जब सवाल में आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे। Working capital is assumed to be in place at the beginning of each respective year. The directors have assumed all working capital will be released after 5 years of production and sales. Additionally, all cash flows are assumed to occur on the last day of each year unless stated otherwise. The company's current weighted average cost of capital is 8%, which the directors have determined should be used to evaluate the launch of the Chilmex 50. All revenues and costs are subject to annual inflation, which is expected to remain stable at 3% per annum over the next 5 years. All revenues and costs are subject to annual inflation, which is expected to remain stable at 3% per annum over the next 5 years.
हर तरह के रेवेन्यू और कॉस्ट 3% से इन्फ्लेशन की वजह से चेंज होगा। ऑल रेवेन्यूज एंड कॉस्ट आर स्टेटेड एट करंट वैल्यूज़ अनलेस स्टेटेड अदरवाइज। बड़ा ही अच्छा सवाल है और आप देख रहे हैं कि इस सवाल के मार्क्स भी 25 मार्क्स हैं और इसमें आपके पास सेंसिटिविटी एनालिसिस भी है, तो ये भी हमारा क्लियर हो जाएगा और ये एक लेंदी वीडियो होगी मुझे लगता है। पार्टी में बोलते हैं रिकमेंड इफ द डायरेक्टर शुड प्रोसीड टू लॉन्च दी चिलमैक्स 50 प्रोडक्शन बेस्ड ऑन द अजम्पशन प्रोवाइडेड बाय द डायरेक्टर्स ऑफ कूलर लिमिटेड, यू आर एडवाइज टू प्रेजेंट योर वर्किंग इन रुपीज़ इन मिलियंस। तो जनाब हमें एनपीवी की वर्किंग करनी है और हमें ये बताना है कि क्या चिलमैक्स 50 जो है उसकी प्रोडक्शन करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। अब हमने जो है ना वो टैक्स से रेलिवेंट कुछ वर्किंग पहले ही कर लिया। हमने एक्सपेक्टेड सेल्स वॉल्यूम जो है यानी कि सेल्स के कितने यूनिट्स होंगे उसकी वर्किंग भी पहले ही कर ली है। हमें मज़ीद कुछ और वर्किंग्स भी करनी होंगी। अच्छा जी, अब हमें मज़ीद और क्या वर्किंग्स करनी होंगी, हमें ये ढूंढना होगा कि देखिए सवाल बार बार बता रहा था कि जब तुम जो है वो चिलमैक्स 50 बेचना शुरू करोगे तो IND 100 जो है ना उसकी सेल्स कम, उसकी प्रोडक्शन कम करनी पड़ेगी क्योंकि प्लांट में इतनी जगह ही नहीं है कि उसकी प्रोडक्शन हो सके। तो पहले तो बात सारी ये है कि मैंने यूनिट्स कैलकुलेट करनी है कि मुझे पहले साल दूसरे साल कितने यूनिट्स बेचना। मैं जो है ना वो कुछ हद तक जो है ना आहिस्ता आहिस्ता इसकी वर्किंग करता रहता हूँ। आपके पास सवाल जो है वो सेम सेपरेट डिवाइस पर लाजमी होना चाहिए, बहुत ही लेंदी सवाल है, या अदरवाइज़ जो है ना आपने जो है ना वो ये सवाल जो है इसकी पिक्चर्स दी हुई हो अगर आपके पास सेपरेट डिवाइस पर नहीं है। देखिए मैं ईयर नंबर 1 2 3 4 और ईयर नंबर 5 ये ईयर्स डाल देता हूँ। पहले सबसे पहला आसान सा काम ये कर देता हूँ। दूसरा आसान सा काम ये कर लेते हैं कि भाई हम अपना सेल्स रेवेन्यू लिख लेते हैं। सेल्स रेवेन्यू कैलकुलेट करना जो है ना वो मुश्किल नहीं है। अच्छा ईयर 0 पर तो सेल्स रेवेन्यू नहीं होगा, बिल्कुल सही नहीं होगा। अच्छा ईयर नंबर 1 का सेल्स रेवेन्यू कैसे आएगा, देखिए हमने टॉप पर सेल्स के यूनिट्स की वर्किंग करी थी। हमारी वर्किंग के हिसाब से ईयर नंबर 1 में 2200 यूनिट्स बिकेंगे। हमारी वर्किंग के हिसाब से ईयर नंबर 0 में 2200 यूनिट्स बिकेंगे। पहली चीज़ ये याद रखिएगा कि हमारी वर्किंग के हिसाब से ईयर नंबर 1 पे 2200 यूनिट्स बिकेंगे। दूसरी चीज़ यहाँ पर 5.5 लाख रुपए दिया हुआ है, 5.5 लाख रुपए का एक यूनिट बिकेगा, ये इसकी सेलिंग प्राइस है। जब हम सेलिंग प्राइस और यूनिट्स को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं यानी कि अगर हम 2200 को 5.5 लाख से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास सेल्स रेवेन्यू आ जाता है, करेक्ट। लेकिन एक और बात ये देखिएगा कि यहाँ पे लिखा हुआ है द मार्केटिंग डायरेक्टर हैज सजेस्टेड अ यूनिट सेलिंग प्राइस ऑफ ₹5.5 लाख एंड इज ऑप्टिमिस्टिक दैट देयर विल बी हाई डिमांड फॉर द चिलमैक्स इन पाकिस्तान हाउस होल्ड्स ऑल्दो देयर इज सम अनसर्टेनिटी। सही है, यहाँ पर 5.5 लाख की प्राइस है। यहाँ पर अगर हम नीचे आते हैं ना नीचे, तो यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज़ लिखी हुई है ऑल रेवेन्यूज़ यानी कि जितने भी सेल्स रेवेन्यू ऊपर दिए हुए हैं एंड कॉस्ट आर स्टेटेड एट करंट वैल्यूज़। एट करंट वैल्यूज़ यानी कि इनकी ईयर 0 की वैल्यूज़ बताई हुई हैं अनलेस स्टेटेड अदरवाइज। अब हम अपने नेट प्रेजेंट वैल्यू के क्वेश्चंस में एज्यूम करते हैं कि सारे के सारे सेल्स रेवेन्यू जो है ना वो साल के आखिर में अराइज होता है। सारा का सारा सेल्स रेवेन्यू साल के आखिर में अराइज होता है। तो यह नंबर 1 का अगर सेल्स रेवेन्यू है उसकी मैं वर्किंग करूँगा ना तो मैं लिखूँगा 5.5 लाख। 5.5 लाख, अब ये ईयर नंबर 0 की वैल्यू है तो इसको 1.03 से मल्टीप्लाई करूँगा एक साल को इन्फ्लेट करने के लिए, 0 से 1 पे लेकर आने के लिए, और इसको यूनिट से मल्टीप्लाई करूँगा। यूनिट्स में कोई मसला नहीं है, यूनिट्स हमने एक्सपेक्टेड ढूंढने हैं 2200। तो अब देखिए कितना होता है 5.5 लाख मल्टीप्लाइड बाई 1.03 मल्टीप्लाइड बाई 2200, ये बन जाता है 124630000। ठीक है जी, 124630000। और क्योंकि मैं सारी वर्किंग्स मिलियन में करूँगा, सारी वर्किंग्स में मिलियन में करूँगा, क्यों, यहाँ पे लिखा हुआ है यू आर एडवाइज्ड टू प्रेजेंट योर वर्किंग्स इन रुपीज़ मिलियन। यू आर एडवाइज्ड टू प्रेजेंट योर वर्किंग्स इन रुपीज़ मिलियन। तो मैं सारी वर्किंग्स अपनी मिलियन में करूँगा। तो मिलियन में वर्किंग्स करने का तरीका ये होता है कि जो आपका आंसर है उसको डिवाइड कर दो 1,000,000 1 मिलियन में 6 ज़ीरो होता है। तो अगर इसको मैं 1,000,000 से डिवाइड करता हूँ तो 1,246,300,000 डिवाइडेड बाई 1,000,000,000 ये बनता है आपका 1,246.3। यह नंबर 1 का सेल्स रेवेन्यू होगा 1,246.3 मिलियन। ठीक है जी। फिर यह नंबर 2 पर आते हैं। यह नंबर 2 के यूनिट सोल्ड, यह नंबर 2 के लिए क्या होगा 5.5 लाख। 5.5 लाख मल्टीप्लाइड बाई 1.03 की पावर 2, बिकॉज उसको अब 2 साल इन्फ्लेट करना होगा, मल्टीप्लाइड बाई एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ यूनिट्स जो कि हमने 2530 ढूंढे थे। तो अगर मैं 5.5 लाख मल्टीप्लाइड बाई 1.03 की पावर 2 करता हूँ
और फिर उसको 2530 से मल्टीप्लाई करता हूँ और फिर इसको मिलियंस में कन्वर्ट करने के लिए जो है ना वो डिवाइड कर देता हूँ 1 मिलियन से। इस पूरे के आंसर को डिवाइड करना पड़ेगा हमें 1,000,000 से, ताकि मिलियंस में आंसर आ जाए। तो ये 1476.24 बन रहा होगा, 1476.24 तकरीबन बन रहा होगा, 1476.2। इसी तरह से तीसरे साल की वर्किंग क्या होगी, 5.5 लाख मल्टीप्लाइड बाई 1.03 पावर 3 मल्टीप्लाइड बाई। सर तीसरे साल के यूनिट्स क्या होंगे, तीसरे साल के यूनिट्स मैं आपको बता देता हूँ। यूनिट्स के बारे में जो है वो यहाँ पर ऊपर एक पैराग्राफ लिखा हुआ था, कहाँ गया भाई, ये रहा। देखें यहाँ पर सब्सिक्वेंट ईयर सेल्स के बारे में लिखा हुआ है कि यूनिट सेल्स विल ग्रो बाय 10% इन 2024 बेस्ड ऑन एक्सपेक्टेड सेल्स ऑफ 2023। 10% से यूनिट्स बढ़ेंगे, तो इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 1.1 से, और अगेन इस पूरे को डिवाइड कर देंगे 1 मिलियन से, 1 मिलियन से डिवाइड होगा। तो ये 550,000 मल्टीप्लाई बाई 1.03 की पावर 3 मल्टीप्लाइड बाई 2530 मल्टीप्लाइड बाई 1.1 डिवाइडेड बाई 1 मिलियन, या आपके पास 1672.58 बन रहा है, जिसको हम 1672.58 है तो 6 कह देते हैं, तकरीबन 6 बन रहा, 1672.6। इसी तरह से उसके अगले साल 5.5 लाख मल्टीप्लाइड बाई 1.03 की पावर 4 मल्टीप्लाइड बाई 2530 मल्टीप्लाइड बाई 1.1 मल्टीप्लाइड बाई, मजीद किससे मल्टीप्लाई करना है सर, सब्सिक्वेंट ईयर की सेल्स में लिखा हुआ था कि 2024 की सेल्स 10% ज़्यादा होगी एंड बाय अ फर्दर 5%, और फिर 5% से बढ़ती रहेगी। तो अब हम 2000 और एक साल और आगे आएंगे तो 1.05 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसको फिर डिवाइड वापस से 1 मिलियन से करना। तो 550, या आप ज़रा कैलकुलेट करें कैलकुलेटर पर जल्दी से। मैं भी कैलकुलेट करता हूँ और ये आ रहा है मेरे हिसाब से 1808.89, 1808.89, ठीक है जी, 1808.89। उसके बाद उससे अगले साल 5.5 लाख मल्टीप्लाइड बाई 1.03 की पावर 5 मल्टीप्लाइड बाई 2530 मल्टीप्लाइड बाई 1.1 मल्टीप्लाइड बाई 1.05 की पावर 2 डिवाइडेड बाई 1 मिलियन, ठीक है जी। 550,000 डिवाइड मल्टीप्लाइड बाई 1.03 की पावर 5 मल्टीप्लाइड बाई 2530 इंटू 1.1 इंटू 1.05 की पावर 2, ये कर और फिर 1 मिलियन से हमने डिवाइड किया, तो ये आता है 1956.3 1956.3। तो फाइनली हम सेल्स रेवेन्यू पर आ गए, ठीक है जी। सेल्स रेवेन्यू हमने जितने भी यूनिट्स से उसका निकाल लिया। अच्छा, उसके बाद वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट पर आ जाते हैं। सर वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कैसे आएगी भाई, इन यूनिट्स को बनाने की जो वेरिएबल कॉस्ट है वो कितनी है, एक यूनिट की 380 है ना। तो अब आपने क्या करना होगा, आपने जो वेरिएबल कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग है उसकी वर्किंग करनी होगी। देखिए वो सिमिलर होगी, मैं थोड़ा सा जो है वो वीडियो को शॉर्ट करने के लिए क्या करता हूँ, देखिए पहले साल जो है वो आपके पास अल्लाह भला करे जो 380 है, आप क्या करोगे कि आप लिख दोगे पहले साल की चले वर्किंग क्या होगी, 380 मल्टीप्लाइड बाई 1.03, क्योंकि अगेन वो इन टर्म्स ऑफ ईयर नंबर 0 है ना, तो मल्टीप्लाइड बाई 1.03 मल्टीप्लाइड बाई पहले साल के यूनिट्स यानी कि 2200, ठीक है जी। 380 इंटू 1.03 इंटू 2200, और फिर जो आंसर आया उसको हम डिवाइड कर देंगे 1 मिलियन से, मिलियन में कन्वर्ट करने के लिए। तो 1 मिलियन से डिवाइड किया तो ये 0.861, मुझे चेक करना पड़ेगा, एक मिनट, ये 380 क्या चीज़ है, 380,000 था, 380,000 था, 000 पहले ही थे यहाँ पर। 380,000 मल्टीप्लाइड बाई 1.03 मल्टीप्लाइड बाई 2200 डिवाइड कर दिया इसको 1 मिलियन से, तो ये आ रहा है 861.08, 861.08, यहाँ पर आ जाएगा 861.08, ठीक है जी। इसी तरह से अगले साल के लिए क्या होगा, 380,000 मल्टीप्लाइड बाई 1.03 की पावर 2 मल्टीप्लाइड बाई 2530 यूनिट्स डिवाइडेड बाई 1 मिलियन। तो 380,000 इंटू 1.03 की पावर 2 इंटू 2530 डिवाइडेड बाई 1 मिलियन, ये 1019.9 आता है।
1019.9 आता है, 1019.9 मिलियन आता है। तो ये यूनिट्स हो गए, ये यूनिट्स हो गए। इसी तरह अब मैं कैलकुलेटर पे वर्बली कर रहा हूँ, आप सुनते रहिएगा। और अगली बार होगा 380,000 मल्टीप्लाइड बाई 1.03 की पावर 3 आ जाएगा इस बार। उसको फिर मल्टीप्लाई हम कर देंगे किससे, 2530 इंटू 1.1 से, और डिवाइड कर देंगे 1 मिलियन से। ठीक है जी, तो ये 1155.6 आ रहा है। मैं वर्बल ही कर रहा हूँ 1155.6। टाइम बचाने के लिए आप लोगों को अगर कोई मसला हो तो रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स के ग्रुप में पूछ सकते हैं। उसके अगले साल 380,000 मल्टीप्लाइड बाई 1.03 की पावर 4 मल्टीप्लाइड बाई 2530 इंटू 1.1 इंटू 1.05 डिवाइडेड बाई 1 मिलियन। ये 1249.78 आ रहा है, 1249.78, 1249.7 कर देते हैं। फिर 380,000 मल्टीप्लाइड बाई 1.03 की पावर 5 मल्टीप्लाइड बाई 2530 इंटू 1.1 इंटू 1.05 की पावर 2 डिवाइडेड बाई 1 मिलियन। यानी कि सिमिलर है ऊपर वाली वर्किंग से। ये 1351.5 आ रहा है, 1351.6 आ रहा है, सॉरी। ऊपर वाली वर्किंग से सिमिलर है, सिर्फ और सिर्फ यूनिट्स जो है वो यूनिट